This is Akashvani. Good evening and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But please do remember, we do not address stock or company-specific queries. You can, of course, call us on 2331 4444, 2342-1050 and 2331-0464. I'm Gaurang Dhawanlal with my co-anchor Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताज़ा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में जैसा कि आप सब जानते हैं, हम देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेते हैं, नजर डालते हैं प्रमुख शेयर बाजारों पर। दिन शनिवार का है और आज का दिन श्रोताओं के लिए डेडिकेटेड होता है। आप चाहें तो हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं जो शेयर मार्केट से संबंधित या देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित हो। 3 टेलीफोन लाइंस हैं आपके लिए। नंबर्स हैं 2331-4444, 2342-1050 और 23-310-464। किसी भी नंबर पर फोन करें, अपने सवाल पूछें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज उपलब्ध हैं इकोनॉमिक एनालिस्ट शरद कोहली जी। शरद, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार हर्ष, नमस्कार गौरा और सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हेडलाइंस इंग्लिश में। Thank you, Harsh, and Sharad, once again, welcome to the program. My pleasure. A quick look at the headlines. In domestic markets, both Sensex and Nifty decline over 1% this week. UPI payments hit record 25.1 lakh crore rupees in July. Daily transactions crossed 62 crores. And in US markets, the S&P suffers its biggest drop in over 2 months, while the Nasdaq sees its largest slump in about 3 months. इस सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों में 1% से अधिक की गिरावट। जुलाई महीने में यूपीआई से लेन देन 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हुआ। दैनिक लेन देन 62 करोड़ रुपए से अधिक पहुंचा। और अमेरिकी बाजारों में S&P में जबरदस्त गिरावट, नैस्डैक भी हुआ सुस्त। कॉलर्स जुड़ चुके हैं, उनके पास जाने से पहले हम बता दें कि इस सप्ताह लगातार 5वीं बार घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट रही है। किसी भी एक सप्ताह में पिछले 2 सालों की ये सबसे बड़ी गिरावट रही है, साप्ताहिक गिरावट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 863 अंक टूटा, 80,600 पर पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1% से अधिक की गिरावट के साथ 24,565 पर रहा। विस्तारित बाजार में बीएसई मिड कैप में 2% की गिरावट रही, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक जो है वो 2.5% से अधिक टूटा है। इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी देर में हम शरद जी के साथ, लेकिन चूंकि कॉलर्स जुड़ चुके हैं, गाजियाबाद से प्रदीप हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत प्रदीप, अपना सवाल पूछ लें। हाँ, नमस्कार शरद जी। नमस्कार प्रदीप। शरद जी, जैसे आजकल जो समाचारों में हम सुनने को आ रहा है, अमेरिका ने 25% हमारे पर टैक्स लगाया है। जो इसके लिए मैं ये एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सामान्य एक श्रोता के नाते, कि जो डॉलर है, हमें डॉलर के मुताबिक ही उनको पैसा देना पड़ेगा, 25% के हिसाब से जो टैक्स देना पड़ेगा। क्या हमारा रुपया इतना मजबूत नहीं हो सकता कि डॉलर हमारे से नीचे आ जाए और $1 और $25 उनको वापस देने पड़े? बात समझ में आपको लग गई है शायद। और मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि जो एक यूलिप क्या होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन का है, ये समझ नहीं आता। बैंकों में जाते हैं एफडी के लिए, तो एफडी के बजाय हमें एक प्राइवेट बैंक वाले बोलते हैं कि आप इसको ही लीजिए, ये साल में आपको। यूलिप क्या होता है? जी, आपके दोनों सवाल प्रदीप जी, आपके दोनों सवाल समझ गए। पहले तो मुद्रा के मूल्यन, अवमूल्यन और डॉलर की कीमत कितनी होनी चाहिए, इस पे आप बताएं। वेल प्रदीप, आपने कहा कि $1 का $25 मिल जाए, तो मैं तो कहूंगा, पहले बोलते थे आपके मुंह में घी शक्कर, मैं तो कहूंगा आपके मुंह में हलवाई की दुकान पूरी। क्योंकि अगर कभी काश ऐसा हो जाए
तो ऐसा तो पर ये बहुत ही अभी तो अकाल्पनिक परिस्थिति की आप बात कर रहे हैं, हालांकि आशावादी रहना बहुत अच्छा है। देखिए 25% टैरिफ लगाया है, अब इसको समझने की जरूरत है प्रदीप, ये कि जो टैरिफ लगाया है वो अमेरिका ने वहां जो गुड्स लैंड करते हैं, यानी कि वहां जो पहुंचते हैं उसके ऊपर लगाया है। तो इससे भारत में जो रुपया आपको कमजोर होता दिख रहा है, वो कमजोर इसलिए हो रहा है कि यहां से लगातार जो हमारे एफपीआईज और एफआईआईज हैं, जिनको मैं विदेशी बॉयज कहता हूं, उनकी लगातार सेलिंग बनी हुई है। तो वो पैसा यहां से निकालते हैं, तो जब निकालते हैं तो डॉलर में ले जाते हैं, तो डॉलर की मांग बढ़ जाती है उससे, उसकी वजह से आपको रुपया कमजोर होता दिख रहा है। बल्कि अर्थशास्त्र तो ये कहता है कि अगर कोई भी देश इस प्रकार के टैरिफ लगाएगा दूसरे देशों पर, मैं बिना नाम लिए कह रहा हूं, एक सैद्धांतिक तौर पे आपको बात बता रहा हूं, तो उसकी अपनी करेंसी कमजोर हो जाती है। और इसका सबूत कैसे मिल रहा है कि हम डॉलर की बात करें, तो अगर आप इसको बाकी करेंसीज की तुलना में देखें, भारत की करेंसी के नहीं, रुपए की बात नहीं करते, मैं स्विस फ्रैंक, ब्रिटिश पाउंड और यूरो और येन, इन 4 करेंसीज के मुकाबले प्रदीप डॉलर 10% गिर गया है पिछले कुछ समय में। ऐसा माना जाता है कि 50 साल की सबसे बड़ी गिरावट है, कि जब से ये टैरिफ का तूफान आया है दुनिया भर में, अमेरिका की तरफ से घोषित किया गया, तो ये तो उनकी करेंसी के लिए तो ये अगर वो इस प्रकार से करते हैं तो आगे जाके घातक भी हो सकता है, उनको नुकसान भी हो सकता है। जहां तक हमारी करेंसी है, वो करेंसी की देखिए तुलना एक बास्केट ऑफ करेंसीज से होती है। एक डॉलर इंडेक्स होती है, आपको पता होगा, उसमें 6 करेंसीज मिलकर बनती है, उसके हिसाब से चलती है। तो जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, मैं इसको समराइज करता हूं, वैसे वैसे भारत का रुपया अपने आप मजबूत होता जाएगा। दूसरा आपने पूछा यूलिप का, यूलिप को यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान कहते हैं। ये एक मिक्स प्रोडक्ट कैटेगरी में आता है, मतलब आपके पास कुछ यूनिट है जिसको वो इक्विटी में या डेट में जहां भी लगा रहे हैं, जो भी यूलिप की कैटेगरी है, और साथ में आपको इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है, तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस है। तो एक मिक्स प्रोडक्ट है। मैं यूलिप को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो नहीं रहता हूँ, वाला मैं उसकी ना आलोचना करना चाहूँगा, पर क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी किसी निवेश के प्रोडक्ट में ये इंश्योरेंस का तड़का भी लग जाता है, तो थोड़ा सा वो उसकी जो रिटर्न है वो डाइल्यूट हो जाती है। एक ज़माने में बहुत पॉपुलर हुआ करता था यूलिप, मुझे याद है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया होती थी, उसने ये निकाला था, उसके बाद तो बाकी लोगों ने भी इसको चलाया। तो बहुत ज़्यादा मैं फ़ैन तो नहीं हूँ। मैं आपको सलाह दूंगा कि आपने निवेश करना है तो आप कोई अच्छा म्यूचुअल फंड, मार्केट मंत्रा पे ही संडे को एक्सपर्ट्स आते हैं जो म्यूचुअल फंड के बारे में बताते हैं, और मार्केट मंत्रा आप लगातार सुनते रहिए। यहाँ तो मुझे लगता है लोग सुनते इसी वजह से कि हमारा पैसा रोज दिन दुगना रात चौगुना उन्नति करे। तो यूनिट लिंक को प्लान को आप थोड़ा सा सोच समझ के करें। मैं ये नहीं कहता मत करें, पर आप थोड़ा सोच समझ उसकी पिछला रिकॉर्ड देख लें कि उसने कितना रिटर्न पिछले 5 साल में दिया है, 10 साल में दिया है, तब आप उसको करें। प्योर निवेश वाला आप प्रोडक्ट, हाँ आप इंश्योरेंस साथ में चाहते हैं तो फिर बात अलग। दरअसल आपने बहुत एक सही बात कही शरद, की जब भी आप निवेश को और इंश्योरेंस को जोड़ते हैं, दोनों का लाभ नहीं मिलता। बेहतर होता है, हम इस प्लेटफॉर्म से कई बार हम डिस्कशन के दौरान बता चुके हैं कि जो शुद्ध इंश्योरेंस होता है, प्योर इंश्योरेंस होता है, टर्म प्लान, वो हमेशा आपको इंश्योरेंस की पूरी खूबसूरती देगा। हर्ष, मैं ये कहना चाहूंगा कि लाभ नहीं मिलता तो नहीं है, लाभ डाइल्यूट हो जाता है। जैसे आपने नींबू को निचोड़ा ग्लास में, तो अब वो जबान पे लगाएंगे तो बहुत खट्टा लगेगा, तो उसमें आप क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। अब वो क्या हो गया कि वो खट्टा भी उतना नहीं रहा, पीने लायक हो गया। पर ये उदाहरण मैंने दिया आपको समझने के लिए, पर आप इसको अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो मैं आपको सलाह दूंगा आप इंश्योरेंस का प्रोडक्ट अलग लें और निवेश को अलग करें, तो आप बेहतर पोजीशन में रहेंगे, आपको दोनों का फायदा मिल पाएगा। आप इंश्योरेंस बड़ा ले पाएंगे और आप उधर निवेश में भी आपको अच्छा रिटर्न आ पाएगा। हालांकि मैं साथ में जोड़ना चाहूंगा कि हम कतई यूलिप की कोई आलोचना इसमें नहीं कर रहे हैं। आई थिंक यू नो व्हाट यू आर सेइंग कि एक्सपेक्टेशंस इस बेसिस पे डालिए, बाकी एक्सपेक्टेशंस तो आपकी। एब्सोल्युटली राइट। We have a short commercial break, listeners. Please stay tuned. Welcome back. You're tuned to Market Mantra, and we have in our studio economic analyst Sharad Kohli to answer your questions. Meanwhile, welcoming from Delhi our next caller, Vijendra. Vijendra, welcome. Please ask your question. मार्केट मंत्र, नमस्कार। नमस्कार जी, सवाल पूछिए प्लीज। मैडम, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मार्केट सुबह तो क्या है कि हमारी एशिया मार्केट को फॉलो करती है, और दोपहर के बाद क्या यूरोपियन मार्केट को फॉलो करती है? क्योंकि मैंने देखा है नॉर्मली सुबह एशियन मार्केट जैसे फ्राइडे को सब गिरी हुई थी तो मार्केट गिर गई, दोपहर बाद क्या है यूरोपियन मार्केट स्टार्टिंग में गिर गई तो हमारी मार्केट और कई
बहुत अच्छा सवाल पूछा है गौरव और हर्ष विजेंद्र जी ने, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के मन में होता है, खासकर जो लोग नए इस फील्ड में आए होते हैं। आपने ठीक कहा विजेंद्र, इनफैक्ट मैं आपको आपकी बात में एक और बात जोड़ देता हूं। सुबह जब मार्केट खुलती है तो आपने देखा होगा, जब मार्केट 9:15 बजे खुलती है उससे पहले गिफ्ट निफ्टी देखते हैं आप। गिफ्ट निफ्टी होता है जो गिफ्ट सिटी जो अहमदाबाद में, वहां से जो ट्रेड होती है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड होती है। तो वहां से उसको हम मार्केट की भाषा में विजेंद्र कहते हैं क्यूज लेती है, यानी कि वहां से कुछ संकेत लेती है। उसके बाद और गिफ्ट निफ्टी कैसे चलती है, जो रात को, क्योंकि ये टाइम डिफरेंस की वजह से हमारे और उनके बीच में जो समय का अंतर है, टाइम जोन अलग अलग है, तो पिछली रात को जब अमेरिकन मार्केट बंद हुई होती है उससे गिफ्ट निफ्टी क्यूज लेती है और गिफ्ट निफ्टी के आधार पर फिर हमारी मार्केट सुबह खुलती है। जनरली ऐसा होता है। आपने ठीक कहा, फिर दोपहर होती है क्योंकि एशियन मार्केट्स इसमें स्ट्रेट है, हैंसेंग है, निकेई है जापान का, तो क्योंकि इनका टाइम हमसे आगे है, तो जब ये हमारे यहाँ 9:15 बजते हैं तो इनकी तो विजेंद्र दोपहर हो चुकी होती है, तो इनको अपनी मार्केट का कुछ रिजल्ट, तो हम कुछ वहां से क्यूज लेने लगते हैं। फिर क्या होता है, बंद होते होते अब एक और इंटरेस्टिंग बात होती है कि वहां यूरोप में सुबह हो जाती है, हमारी दोपहर होती है, उनके यहाँ सुबह हो जाती है। तो आपको लंदन का फुटसी खुल जाएगा, कैक खुल जाएगा, डैक्स खुल जाएगा, जर्मनी फ्रांस का। तो वो जब खुल जाता है तो वो जैसे खुलता है उस पर हमारी मार्केट रिएक्ट करने लगती है। प्लस एक और बात होती है दोपहर को, क्योंकि जो FIIs और FPIs हैं जिनका आजकल बहुत बड़ा रोल है, अभी हम उसका जिक्र भी कर रहे थे, वो लोग जब उनका दफ्तर खुलता है 8-9 बजे तो वो आज की स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं, भाई भारतीय मार्केट में आज बेचना है खरीदना है, तो हमारे यहाँ तब तक दोपहर हो, तो आप देखेंगे 1:30-2 बजे के आसपास हमारी मार्केट में कुछ शार्प मूवमेंट्स आते हैं। परंतु अब ये सब बताने के बाद मैं आपको ये सतर्क करना चाहूंगा, बल्कि सभी श्रोताओं को ये नोट करना चाहिए कि हमेशा ऐसा नहीं होता है। मतलब इसको आप एक फिक्स पैटर्न ना मान लें कि ये जरूर सुबह रात को अमेरिकन मार्केट, सुबह गिफ्ट निफ्टी के क्यूज, उसके बाद एशियन मार्केट के क्यूज, उसके बाद यूरोपियन मार्केट के क्यूज, उसके बाद FPI हमेशा ऐसा नहीं होता है। ऐसा जनरली एक ट्रेंड आम दिन पर देखा जाता है। तो अगर आप विजेंद्र जी मार्केट को क्लोजली फॉलो करते हैं तो इस चीज को दिमाग में रखें जो मैंने बताया, पर आप मार्केट कभी कभी और फैक्टर्स मार्केट पे हावी हो जाते हैं। जैसे आजकल थोड़ा ट्रम्प साहब मार्केट पे हावी हैं, उनके टैरिफ्स मार्केट पे हावी हैं, तो इसलिए वो फिर सारी चीजों को दरकिनार करके, या भारत में कोई ऐसी खबर आई फिर कुछ परवाह नहीं होती, एशियन मार्केट जो मर्जी करे, अमेरिकन मार्केट जो मर्जी करे, हम तो भारत के आज उस पर लेंगे। तो इसलिए हमेशा ऐसा नहीं रहता है, इस बात को आप जहन में हमेशा रखिए जी। Meanwhile, we have another caller from Delhi, Preetam. Preetam, welcome. Please अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ प्रीतम जी, सवाल पूछिए प्लीज। जी नमस्कार मैम। नमस्कार। पूरी टीम को मैं पूछना चाह रहा था मैडम, ये मैन्युफैक्चरिंग में जो बड़ी तेजी आई है, जो PMI भी करीब 59.1 पे पहुंच गया है जी, ये इससे हमारी मार्केट को मतलब क्या बेनिफिट होगा? और ये जो चाहे इसमें अमेरिका ने जो दबाव डाला है टैक्सों के लिए, तो हमारे MSME सेक्टर पे इसका कुछ असर पड़ सकता है क्या? जितेंद्र जी, बहुत अंग्रेजी में कहते हैं कंटेम्प्रेरी सवाल है आपका, बहुत ही रेलेवेंट। बिल्कुल हमारा जो PMI है, जिसको हम बाकी श्रोताओं के लिए मैं बता दूं, शायद प्रीतम जी उसको बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, उसको परचेज मैनेजर्स इंडेक्स कहते हैं। ये जो हमारे परचेज मैनेजर्स कंपनीज में होते हैं, जिस रफ्तार से वो खरीदारी कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सीधा सूचक होता है कि इस समय हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कैसे जा रही है। आप सामान जब भी खरीदेंगे ना फैक्ट्री में, अगर आपको लगेगा कि कुछ फैक्ट्री आगे कंज्यूम भी कर रही है और बना के माल निकाल भी रही है, तो इससे बहुत अच्छा है हमारी, उसके लिए, हमारी मार्केट के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए 59। और आपको मैं ये बताऊं, चीन का इस समय जो PMI है वो 49-50 के बीच में, तो हम चीन से कहीं बेहतर इस समय रफ्तार से ग्रो कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने पूछा कि ये जो सारा टैरिफ का है, इससे हमारे MSMEs पे फर्क पड़ेगा कुछ समय के लिए। टेक्सटाइल है, फुटवेयर है, लेदर इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, केमिकल्स है, तो कुछ जो हम चीजें अमेरिका को भेजते थे, अगर वहां पर ये सामान, हालांकि बहुत जल्द होगा कहना। और मैं गौरव और हर्ष एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हम $86 बिलियन का अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, तो माना जा रहा है कि 25% टैरिफ लग गया उस पर। तो मैं ये बताऊं, शायद कम लोग जानते हैं, इसमें से करीब $25-26 बिलियन पे कोई टैरिफ नहीं है। ये बहुत सारे लोग नहीं जानते इस बात को। वो अमेरिका बड़े कन्वीनियंटली उन चीजों को एग्जेम्प्ट कर देता है। उसमें उदाहरण के तौर पे हमारे API है, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, वो उसमें नहीं है। कुछ जरूरी दवाइयां जो अमेरिका में चाहिए होती है वो उनको छोड़ देता है कि ये तो हमें बहुत जरूरी चाहिए भैया, इस पे हम नहीं लगाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे सारे के सारे $86 बिलियन पे लग गए। MSMEs को थोड़े टाइम के लिए प्रीतम कुछ फर्क पड़ेगा, पर हम इसमें से बाहर आएंगे। हमने तो आपदा में अवसर देखा है हमेशा, पिछले आप कुछ साल देखें, मुझे लगता है हम इसमें से बिल्कुल बाहर आएंगे। और सबसे बड़ी बात, ट्रम्प साहब बहुत जल्दी चीज़ों को वापस भी ले लेते हैं, सुबह कई बार कुछ, दोपहर में कुछ, अगले दिन कुछ। तो अभी मुझे लग रहा है बहुत जल्द होगा किसी नतीजे पे पहुंचना कि हमारा इतना नुकसान हो जाएगा, हमारे MSMEs का क्या होगा, हमारी फैक्ट्रीज का क्या होगा, वगैरह वगैरह।
मुझे लग रहा है अभी हम थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इसका कुछ समय आप इंतजार करिए और जरूर कुछ ना कुछ सुनने को, क्योंकि भारत का रिएक्शन बहुत ही प्रूडेंट और प्रैग्मेटिक रहा है, बहुत समझदारी वाला, और हमने बातचीत को कंटिन्यू रखने का फैसला किया है। मुझे लग रहा है अमेरिका को ये बात भा जाएगी बहुत जल्द, और ये मुझे लग रहा है इसमें कुछ करेक्शन देखने को मिलेगा। तो प्रीतम जी फिर जुड़ेंगे आपसे कुछ हफ्ते बाद, मैं ये नहीं कहता बीच में मत करिएगा, पर इस पे फिर दोबारा चिंतन करेंगे और देखेंगे उस टाइम क्या परिस्थिति बनती है। जितेंद्र अगले कॉलर हैं जयपुर से, बहुत बहुत स्वागत जितेंद्र, आपका सवाल पूछ लें। हाँ धन्यवाद सर। एक कंपनी है जहाँ पे सारा, फेमस कंपनी है जहाँ पे सारा इंश्योरेंस और लोन ये सब वहां से प्रोवाइड होता है, किसका सस्ता चल रहा है जी। तो आजकल क्रिकेट मैच के दौरान उसका एडवर्टाइजमेंट आता है कि बार बार क्रेडिट स्कोर चेक करना एक अच्छी आदत है। तो लेकिन मैंने 10-15 साल पहले एक बैंक में सुना था कि ज्यादा बार बार क्रेडिट स्कोर चेक करने से शायद माइनस पॉइंट होता है, तो इस बारे में मतलब बताएं। और दूसरा, अगर क्रेडिट कार्ड का ड्यू डेट अगर मान लीजिए किसी का 10 तारीख है, अगर वो पहले पेमेंट करता तो कोई बेनिफिट है या एकदम 9 को ही करेगा 10 को करेगा, एक ही बात है, दोनों में एक ही बात है? जितेंद्र जी, बार बार सिबिल, इसको सिबिल बोलते हैं, उसको चेक करने में मुझे नहीं लगता कि बार बार चेक करने से आपका क्रेडिट स्कोर गिरता है। ऐसा नहीं होता है कि बार बार चेक करने से, ये तो ऐसा ही हुआ कि मैं दिन में 3 बार अगर बुखार चेक करूं तो मेरा बुखार बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको पहली बात तो ये आप गलतफहमी है, इसको निकाल दें। दूसरा, आपने पूछा कि अगर मैं देखिए क्रेडिट कार्ड को अगर आप ड्यू डेट से पहले पे कर देते हैं, कभी भी पे करें, क्योंकि ये टाइम आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको नैतिक रूप से देती है कि आपके पास मान लीजिए इस तारीख तक का टाइम है, तो उस तारीख से पहले आप कभी भी पे करें, आपका क्रेडिट स्कोर नहीं बिगड़ेगा। हाँ, अगर ड्यू डेट के बाद जब आप करते हैं तो थोड़ा सा क्रेडिट स्कोर पे, बल्कि ज्यादा फर्क तो तब पड़ता है जब आप बिल्कुल ड्यू डेट के बाद और आपके ऊपर फाइनेंस चार्जेस लग जाएं, पेनल्टी लग जाए, ज्यादा फर्क। तो मुझे लगता है क्रेडिट स्कोर को लेकर बहुत ज्यादा जितेंद्र जी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको लोन वोन चाहिए, आई एम श्योर आपको मिल जाता होगा, थोड़ा बहुत कम मिलता है, ज्यादा मिलता है। मैं तो ये इस फेवर में हूँ गौरव और हर्ष के, ज़्यादा लोन के, ज़्यादा EMIs। अभी मैं किसी प्लेटफॉर्म पे बोल रहा था, मैंने कहा कि EMIs आपको अपनी इनकम की 30-40% से ज़्यादा EMIs का बोझ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिखते हैं, उनकी 100% सैलरी में से 80-90% तो EMI में चला जाता है। तो ये एक वेस्टर्न थिंकिंग है, वेस्टर्न स्टाइल है। तो आप चिंता नहीं करिए, ज़्यादा क्रेडिट स्कोर को वैसे देखना भी अच्छा नहीं है। कभी कभी देख के खुश हो जाते हैं। मैं तो एक साल मिले, उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा था तो मुझे कहते हैं चलिए आज पार्टी पे चलते हैं, तो कुछ इतने भी खुश हो जाते हैं। तो आखिर आप लोन के लिए क्रेडिट स्कोर देख रहे हैं, तो आप थोड़ी सी गलतफहमियां जितेंद्र जी आपके दिमाग में थी, मैं उम्मीद करता हूं कि वो निकल गई होंगी। From Mumbai, Mr. Ratnakar. Please welcome Mr. Ratnakar. Please ask your question. हेलो, गुड इवनिंग सर। Good evening. हाँ, मेरा सवाल है कि ये अमेरिका का जो 25% टेरिफ प्लस रशिया पेनल्टी, ये जो डरा धमकाने का जो गेम चालू है, उससे जो विकसनशील अपना भारत जैसा देश है, तो उनका इकोनॉमी में कुछ बड़ा असर पड़ सकता है क्या? और ये जो IT सेक्टर है, उनको कितना उसमें नुकसान लेना पड़ेगा? आने वाले समय में कौन से शेयर में लेने में ये रखना चाहिए, खबरदारी लेनी चाहिए? मुझे रत्नाकर जी का स्टाइल बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा ये जो गेम चालू है, इसमें क्या असर होगा। बिल्कुल उन्होंने पूरा महाराष्ट्रियन मराठी स्टाइल में बोला गेम चालू है। तो बिल्कुल गेम चालू है और इसको लेके काफी हलचल है दुनिया में। पर इस पे हमारे ऊपर रत्नाकर जी कोई इतना असर होने वाला नहीं। आपसे पहले यही चर्चा चल रही थी, लोगों ने थोड़ा उसको हाइप क्रिएट कर दिया है कि पता नहीं हमारे ऊपर जैसे क्या हो गया है। कोई जैसे ऐसा लगता है रिजल्ट देखने गया था, वो तो फेल हो गया, वो लिस्ट लगी थी कॉलेज के बाहर लगती थी, वो चिपकाई जाती थी बोर्ड पे कि हमारे नंबर तो कम आए। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय इकोनॉमी बहुत ही सुदृढ़ इकोनॉमी है। हम लोग 6.5% से ग्रो कर रहे हैं। $700 बिलियन के हमारे रिजर्व्स हैं। 2 लाख करोड़ का महीने का GST कलेक्शन है। हमारा इनकम टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 25 लाख करोड़ है। मैं गिनवाता जाऊं हमारे आर्थिक पैमाने तो शायद बाकी के शो का टाइम चला जाएगा। बिल्कुल कोई चिंता, IT सेक्टर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां तक आपने सेक्टर्स पूछे, मैं अभी भी डिफेंस सेक्टर पर रत्नाकर जी बहुत बुलिश हूं। डिफेंस, FMCG, रिन्यूएबल एनर्जी, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत चमकेंगे अगर आप लंबी अवधि के लिए इनमें बने रहते हैं तो। We'd love to come back to our listeners and their calls, but before that, a short commercial break. Stay with us. वेलकम बैक। योगेश हमारे अगले कॉलर होंगे, दिल्ली से ही जुड़े हुए हैं। योगेश, बहुत बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछ लें। नमस्कार आप सभी को। मेरे एक सवाल है और एक मेरी विडंबना है थोड़ी सी। कि विडंबना ये है कि हम नॉन कंज्यूमरिस्ट विचारधारा में ज्यादा विश्वास रखते हैं, यानी कि हम मिनिमलिस्ट थोड़ा सा रहते हैं। पर क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टर भी हैं, तो हम तो नहीं चाहते कि हम ज्यादा ब्रांड्स का इस्तेमाल करें या ज्यादा पैसे वेस्ट करें, बट फिर भी हम ये
मजबूरी में चाहना पड़ता है कि बाकी लोग उसको करें, क्योंकि हमारे उसके शेयर हमारे पास में होते हैं कंपनीज के, तो उनकी ग्रोथ कैसे होगी, तो इस विडंबना से कैसे बाहर आया जाए। दूसरा सवाल यह है कि डॉलर के मुकाबले में दिनार और बहुत सारी पाउंड वगैरह ऐसी करेंसियां हैं जो ज्यादा वैल्यू रखती हैं, फिर भी डॉलर की इतनी ज्यादा विशेषता या इतनी ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ क्यों मानी जाती है? चलिए जितेंद्र, योगेश आपका पहला सवाल था नॉन कंज्यूमरिस्ट का। मुझे लगता है योगेश हमारे, क्योंकि हमारे दर्शक हैं, थोड़ा उनसे बातचीत कभी कभी हो जाती है, थोड़े वैरागवान लग रहे हैं मुझे नॉन के, हम कम मिनिमलिस्ट हैं, कम समाज। पर योगेश आपको हैरानी होगी, मुझे हम यहाँ पर उम्र तो नहीं पूछते हैं, 65% आबादी भारत की 35 साल से कम की है। तो ये जो जनरेशन है ना योगेश, मुझे आप आवाज से लगते तो हैं 35 साल से ऊपर के हैं, तो वो उनको नए नए ब्रांड्स खरीदना, दुकानों पे जाके, आजकल तो लोग घूमने ही मॉल चले जाते हैं। अच्छा, मुझे तो ऐसे लोग मिलते हैं मॉल जाते हैं खाली घूमने के लिए, और जब वापस निकलते हैं उनके हाथ में लिफाफे होते हैं। तो वो क्या होता है, आप जब स्टोर में घुसते हैं ना, तो वो जो सामान पड़ा होता है अपनी तरफ बुलाता है, मुझे खरीद लो, मुझे खरीद लो, मुझे खरीद लो। तो कंज्यूमरिस्ट तो आप बनते ही जाते हैं। तो मुझे लग रहा है इसलिए हम FMCG की राय देते हैं, और उसमें बहुत सारी चीजें योगेश जरूरत की भी होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपकी विडंबना दूर, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा मिनिमलिस्ट नहीं रही है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं हमारे इर्द गिर्द ऐसा सामान हो, ऐसे ब्रांड्स हो, दोस्तों को दिखाएंगे, रिश्तेदारों को बताएंगे, देखो मैंने ये बैग खरीदा, देखो मैंने ये कपड़े पहने, वगैरह वगैरह। दूसरा आपने डॉलर का पूछा कि डॉलर की इतनी वर्चस्व क्यों है। देखिए करीब करीब 60 से 70% जो रिजर्व्स हैं दुनिया के फॉरेन एक्सचेंज के, वो डॉलर में हैं। उधार जो दुनिया एक दूसरे से लेती है, आपको हैरानी होगी सुन के, करीब 70-80% वो डॉलर में लिया जाता है। जो ट्रेडिंग होती है फॉरेक्स में, उसमें 80-90% ट्रेडिंग डॉलर में होती है। तो डॉलर का वर्चस्व, मैं उसको डॉलर की दादागिरी कहता हूं। तो दादागिरी तो अभी है डॉलर की, हालांकि दुनिया भर के देश ये कोशिश करते हैं कि हमारी डॉलर पे डिपेंडेंस हट जाए, क्योंकि हमने तो देशों को डूबते हुए भी देखा है, दिवालिया निकलते देखा है। जब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो जाता है, डॉलर खत्म हो जाते हैं, तो आप तो आयात ही नहीं कर पाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 29-30 ट्रिलियन डॉलर की है। और डॉलर को लेके तो ट्रम्प साहब भी बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं, कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि हम डॉलर की जगह दूसरा किसी करेंसी का वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। तो मैंने ये जो आंकड़े आपको दिए फॉरेन रिजर्व्स के, ट्रेडिंग के और लोन के, ये 3 आंकड़े आपको बता देंगे कि डॉलर क्यों आज भी दादा बना हुआ है। जी Right, so before we move on to our next caller, we have an interesting headline story. India's digital payment backbone, Unified Payments Interface UPI, posted a fresh record in July 2025 with 1,947 crore transactions amounting to a staggering 25.1 lakh crore rupees. The figures mark a robust 35% year-on-year jump in transaction volumes and a 22% increase in value, underscoring the continued dominance of UPI in the digital payments ecosystem. On a daily basis, average UPI transaction count rose to 62.8 crores, up from 61.3 crores in June. The average daily transaction value also grew, reaching 80,919 crore rupees in July from 80,131 crore rupees the previous month, indicating sustained momentum in consumer and merchant adoption. In fact, interestingly, the July surge reflects both the rising comfort of users with digital payments and deeper penetration into Tier 2 and Tier 3 markets, and this also marks the highest monthly transaction count and value ever recorded on the UPI platform. And in this story also lies what you spoke earlier, Sharaji, of us becoming a consumerist market. Absolutely. Right. Absolutely. The number of transactions, they speak itself. Right. From Mumbai, welcoming you, Kapil. Kapil, please ask your question. Yeah, good evening everyone. कोहली साहब को नमस्कार. नमस्कार कपिल. एक्चुअली गोल्ड अभी बियॉन्ड लिमिट हो चुका है. इट्स मोर देन 1 करोड़ रुपीज पर किलो. जी जी. तो अभी चांदी भी उसके पीछे पीछे जा रही है ऊपर. तो ये कहाँ जाके रुकने वाली है? एनी आइडिया फॉर दैट? कैन यू प्लीज सजेस्ट? कैन यू गो फॉर सिल्वर? देखिए कपिल, गोल्ड सिल्वर के लिए प्रेडिक्शन करनी बहुत कठिन होती है, क्योंकि जिस आधार पर ये ऊपर और नीचे जाता है वो आधार प्रेडिक्ट करने मुश्किल होते हैं। तो अभी गोल्ड आपको पता होगा कि एक सेफ हेवन माना जाता है, और जब जब दुनिया में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बनती है तो गोल्ड चलता है, पीछे पीछे सिल्वर भी चलता है। और सिल्वर के तो इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं, आपको शायद कम लोग जानते हैं। जो मोबाइल फोन यूज करते हैं उसमें भी कहीं सिल्वर इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में। तो गोल्ड सिल्वर बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। मैं तो सलाह देता हूँ कि आपका करीब 20% पोर्टफोलियो, मतलब आपके पास मान लीजिए 10 लाख रुपए है तो 2 लाख रुपए आप गोल्ड सिल्वर ETFs में रखें। अगर आप हार्ड गोल्ड या हार्ड सिल्वर रखने में परेशानी है, सेफ्टी की दिक्कत आती है, पार्किंग कहाँ रखना है दिक्कत आती है, तो आप ETFs में लगाएं और वो ग्रो करता रहेगा।
गौतम गाजियाबाद से आज के हमारे आखिरी कॉलर होंगे। गौतम जी जल्दी से सवाल पूछ लें। या गुड इवनिंग कोहली साहब, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक इन्वेस्टर है जो कि 1 साल बाद अपना स्टॉक बेचता है और एक इन्वेस्टर है जो कि 10 या 15 साल बाद अपना स्टॉक बेचता है। दोनों की टैक्स जो है लायबिलिटी सेम है, थोड़ा अनफेयर नहीं है? जिसने लॉन्ग टर्म तक होल्ड किया है उसको कुछ ऐसा कुछ जी, स्टॉक की उम्र कितने समय रखा है इस पे तो नहीं डिपेंड करता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म की परिभाषा 1 साल दी हुई है, उससे ऊपर सभी लॉन्ग टर्म माना जाता है। जो आप बात कह रहे हैं ना गौतम, तो जो लोग 1 साल होल्ड करते हैं वो ये शिकायत करेंगे कि हमने तो भाई 1 साल होल्ड किया तो हमें भी होना चाहिए। नहीं, ये क्राइटेरिया नहीं होता, ऐसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा टैक्स। तो टैक्स का सरलीकरण की प्रक्रिया चल रही है, तो ये जैसा है वैसा ही है। अगर आप अनफेयर मानते हैं, मैं आपका साथ तो दे सकता हूं, पर बदकिस्मती से कुछ कर नहीं सकता। A quick look at the US market. US market slumped yesterday and the S&P suffered its biggest daily percentage decline in more than 2 months as new US tariffs and a surprisingly weak jobs report spurred selling pressure. The Dow Jones Industrial Average declined 542 points or 1.2% to 43,589. The S&P 500 slumped 101 points or 1.6% to 6,238 and the Nasdaq Composite lost 472 points or 2.2% to 20,650. The S&P 500 recorded its biggest single-day percentage decline since May 21st, while the Nasdaq suffered its biggest daily percentage drop since April 21st. For the week, the S&P 500 fell 2.4% and Nasdaq declined 2.2%. Dow slumped 3%. आज के लिए बस इतना ही गौरा। तमाम श्रोता हमसे जुड़े, आपने सवाल पूछे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खास तौर पर शरद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो आने के लिए। माय प्लेजर, थैंक यू। Right, absolutely. And in fact, thank you so much, Sharad ji, for coming on to our program. It was absolutely wonderful. And now, before we close, listeners, a quick look at the headlines once again. In domestic markets, both Sensex and Nifty declined over 1% this week. UPI payments hit record 25.1 lakh crore rupees in July. Daily transactions crossed 62 crores. And in US market, the S&P 500 suffers its biggest drop in over 2 months, while the Nasdaq sees its largest slump in about 3 months. आज के लिए बस इतना ही। कल शाम 6:30 बजे एक बार फिर मार्केट मंत्र से जुड़ेंगे। और हाँ, कल का जो हमारा एपिसोड होगा वो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर खास तौर पर होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। Market Mantra.